हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका विज्ञान साइंस का एनुअल सैंपल पेपर, जो कि आपका डीओई की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, ये देखिए वार्षिक परीक्षा अभ्यास 2025-26 जारी किया गया था। उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसको बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। कैसे आपके पेपर में आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा बच्चों आपका, और अधिकतम अंक आपका होगा 80 मार्क्स का। तो इसे बड़ी ध्यान से करेंगे। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, किस तरह से पैटर्न आएंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम को, कितने पॉइंट्स में आंसर देना है आपको, ये सब कुछ आपको करना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। आपके लिए आंसर्स पहले ही लगाए हुए हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, रक्त को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि इसमें तरल आधात्री होता है और यह विभिन्न अंगों को कार्यात्मक रूप से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इसमें आंसर बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण गैसों के लिए अभेद्य होती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सुब्रीन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व हैं वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक जैविक कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, खरपतवार, जो कि फसलों को प्रभावित करता है, उनको सही से उगने नहीं देता है, उनके सारे पोषक तत्वों को ले जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा ग्वार। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है इसका पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये है आपका बच्चों प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न 8 में 2 कथन है, अभिकथन ए और कारण। नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसमें अभिकथन दिया हुआ है, ये देखिए, विसरण और परासरण समान प्रक्रिया है और कारण है दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता के से कम सांद्रता की ओर गति शामिल है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ए और कारण दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ए है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सूक्ष्मदर्शी को नीचे देखा गया, एक पहचानने के लिए 2 विशेषताएं की सूची बनाए, इनमें से कौन सी पादप कोशिका है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से नीचे देखा गया और पाया गया कि इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्ली मुक्त कोशिकांग नहीं है। तो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है, कोशिका के प्रकार का नाम लिखिए, और दूसरा है ऐसे कोशिकाओं वाले जीव का उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए यहाँ पे स्पेस जगह नहीं बच्चों, तो चलिए हम उसको करते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 9 का। ए पर एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका को एक सूक्ष्मदर्शी से नीचे देखा गया, यह पहचानने के लिए 2 विशेषताओं की सूची बनाएं, उनमें से कौन सी पादप कोशिका है। तो उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति, हरित कवक लवक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, और थर्ड है आपका बड़ी केंद्रीय रसधानी लार्ज सेंट्रल वोक्यूल। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का ए है। अथवा में चलते हैं बी पर, और बी क्वेश्चन है इसका आपका, एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से नीचे देखा गया और पाया गया कि इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्ली की योग कोशिकांग नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कोशिका के प्रकार का नाम बताइए। तो उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और सेकंड है ऐसे कोशिकाओं वाले जीव का एक उदाहरण दीजिए। जिसका उत्तर है जीवाणु, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। अब आ गए हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 10 पे। क्या होता है जब एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका को निम्नलिखित में रखा जाता है। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, इसको हम करेंगे। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं आपको।
प्रश्न नंबर 11 भी यही है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करें, उसका कार्य बताएं। और तीसरा आपका है 12th, पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 तरीकों की व्याख्या करें। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन करते हैं 10th, 11th, 12th को। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, क्या होता है जब एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका को निम्नलिखित में रखा जाता है? तो उत्तर में हमने इसको ऑप्शन कर दिया, क्वेश्चन के साथ ही हमने इसका बनाया है। पहला क्वेश्चन था अल्पपरासरण दाबी, हाइपोटोनिक विलयन, तो कोशिका पानी सोख लेगी और फूल जाएगी, जंतु कोशिका फट सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था अतिपरासरण दाबी, हाइपोटोनिक विलयन, तो इसका आंसर है आपका कोशिकाएं पानी खो देंगी और सिकुड़ जाएंगी, तो होगा जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। और थर्ड है आपका समपरासारी, आइसोटोनिक विलयन, इसको बोलेंगे कोशिका में आकार में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करें और इसका कार्य बताएं। तो उत्तर है इसका संरचना, इसमें एक कोशिका काय, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक लंबा अक्षतंतु एक्सोन होता है, ठीक है बच्चों। इसके कार्य क्या होते हैं? सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है आपका, पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 तरीकों की व्याख्या करें। तो पहला है अच्छी नस्लों का चुनाव प्रजनन, दूसरा है उचित और संतुलित आहार देना, और थर्ड है आपका रोगों से सुरक्षा और टीकाकरण, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, एक केले का पौधा अपनी कोमल तने के बावजूद सीधा खड़ा रहता है, दूसरी ओर आम जैसे पेड़ एक मजबूत काष्ठीय तना होता है जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, हालांकि दोनों में ही पानी और पोषक तत्वों का कुशलता से परिवहन करने में सक्षम है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला क्वेश्चन है आपका, एक केले के तने की यांत्रिक सहायता का कौन सा उत्तक प्रदान करता है? बी है क्वेश्चन, जल संवाहक उत्तक का नाम बताइए। और सी और डी में से इन दोनों में से कोई एक आपको जो अच्छे से आता है आप उसको करेंगे, ठीक है। हम दोनों का आंसर आपके लिए देंगे, ठीक है, सी और डी। अब चलते हैं इसके आंसर पर। तो बच्चों यह है आपका प्रश्न नंबर 13, केले के तने को यांत्रिक सहायता का उत्तक प्रदान करता है। तो उत्तर है पैरेनकाइमा, विशेष रूप से एरेनकाइमा को उपलावकता और हल्कापन देता है, हालांकि कठोरता के लिए इस केलेकाइमा जिम्मेदार होता है, लेकिन केले की मुख्य रूप से पैरेनकाइमा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जलवाहक उत्तक, जल संवाहक उत्तक का नाम बताइए। तो उसका उत्तर हो जाएगा जाइलम, ठीक है। ये पानी को फ्लो करने में हेल्प करता है, जाइलम, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न सी पर। प्रश्न नंबर सी है आपका, पौधों में एपिडर्मिस की कोई 2 कार्य भी बताइए। तो उत्तर है पौधों की बाहरी चोट और संक्रमण से रक्षा करना, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन को नियंत्रित करना। ट्रांसपीरेशन मतलब पौधे के जरिए जो सूर्य से जो भाप निकलती है या सूर्य के जरिए जो वाष्पीकरण होता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब चलते हैं डी क्वेश्चन पे, फ्लोएम के उत्तक बताइए। तो फ्लोएम उत्तक के 4 प्रकार के अवयवों के नाम बताइए। तो पहला है चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब, दूसरा है साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, थर्ड है फ्लोएम पैनकाइमा, फ्लोएम पैनकाइमा हो गया, और फोर्थ है आपका फ्लोएम रेसे, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इस तरह से आपका डी कंप्लीट होता है। अब है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ए एंड बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आता है उसको देंगे, हम दोनों का क्वेश्चन करेंगे। आपका पहला है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से प्रत्येक का एक कार्य बताइए। तो इन सबके कार्य हम अभी आपको सभी को बताएंगे, यहाँ स्पेस की कमी है। दूसरा, पैक्रियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच 5 प्रमुख अंतरों की सूची बनाइए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों हम इसके आंसर पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कोशिकाओं में से प्रत्येक एक कार्य बताइए। तो पहला है केंद्रक, केंद्रक के बारे में पूछा गया, कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करना। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करना, कोशिका का बिजली घर भी इसे बोलते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है इसको। तीसरा है गोल्गी उपकरण, पदार्थों का संचयन और पैकेजिंग, गोल्गी एपरेटस बोला जाता है। और 4 है आपका लाइसोसोम, अपशिष्ट निपटान और पाचन, आत्मघाती थैली, ठीक है। और 5th है आपका अंतर्द्रवी जालिका, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसमें, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है ए। अब इसके हम बी क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये इसका हमने टेबल बनाया है आपके लिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच 5 प्रमुख अंतरों की सूची बनाए। तो पहला आपका प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अस्पष्ट होता है और यूकैरियोटिक में स्पष्ट रूप से होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली का युक्त अंगक नहीं होते और दूसरा यूकैरियोटिक में होते हैं। थर्ड है प्रोकैरियोटिक आकार में छोटी 1 से लेकर 10 ppm तक होती है, यूकैरियोटिक में बड़ी होती है। और फिर हो गया फोर्थ, प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र होता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक होता है, इसमें सिंगल होता है, ठीक है। फिफ्थ में उदाहरण है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें उदाहरण होता है मानव कोशिका, यूकैरियोटिक, ठीक है। इस तरह से आपका बी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। अब आगे हम बच्चों प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका उच्च विसरण दर, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है 16, रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये देखिए ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा कोलाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। अब चलते हैं 17 है आपका CO2 का आणविक द्रव्यमान है, तो यह इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 44U, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका दिया हुआ है, अभी कथन और कारण उसके हिसाब से ही आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए अभी कथन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कारण है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगातार ऊर्जा विकिरित करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये हो जाएगा सी आपका, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है आपका, प्रश्न नंबर 19 है आपका बच्चों, वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच दो अंतर बताइए। 20वां है आपका क्वेश्चन नंबर 20, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच एक अंतर उदाहरण सहित लिखें। और 21 है, अष्टक नियम क्या है? एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जो इसका पालन करता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको दूसरे पेज पे करते हैं। बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच दो अंतर बताइए। तो पहला है, किसी भी तापमान पर हो सकता है वाष्पीकरण, जबकि क्वथनांक बॉइलिंग एक निश्चित तापमान पर होता है, ठीक है। दूसरा है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और क्वथनांक पूरे द्रव बल्क में होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है आपका, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच एक अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो भौतिक में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, प्रतिवर्ती रिवर्सिबल हो सकता है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, बर्फ से फिर पानी हो जाना, पानी से फिर बर्फ होना, ठीक है। रासायनिक में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, जैसे अपरिवर्तित इरिवर्सिबल होता है। जैसे उदाहरण, कागज़ का जलना, कागज़ जलने के बाद दोबारा कागज़ नहीं बन सकता, वो तो राख बन गया, खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है, अष्टक नियम क्या है? ये एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जो इसका पालन करता है। तो उत्तर हो जाएगा, परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि ताकि वे स्थिर हो सकें। उदाहरण के लिए नियॉन या आर्गन, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है बच्चों आपका, समस्थानिक और समभारिक क्या है? समस्थानिकों की दो अनुप्रयोग लिखें। समस्थानिक वो होते हैं आइसोटोप्स, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान अलग होती है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है। और समभारिक आइसोबास, अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। उदाहरण पर कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। अनुप्रयोग क्या हो सकता है इसका? पहला, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है रेडिएशन के थ्रू। और दूसरा, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन 131 का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न नंबर 22 आपका कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 22 का अथवा क्वेश्चन पे बी पर। प्रश्न नंबर 22 का बी है आपका, एक तत्व x का द्रव्यमान 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो उत्तर इसका बताइए। तो परमाणु संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन, तो 27 में से 14 हो गया 13 आपका माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 3, और तत्व x एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है बच्चों, कारण बताइए। नल का जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध एक कोलाइड है, और तीसरा विलयन प्रकृति में स्थिर होता है जबकि निलंबन
अस्थिर होता है। तो चलते हैं हम बच्चों प्रश्न नंबर 23 पर। तो बच्चों यह है प्रश्न नंबर 23, आपका कारण बताइए। तो चलते हैं उत्तर पे। नल का एक जल शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्यों? इसका कारण है क्योंकि इसमें जल H2O के अलावा कई खनिज और लवण घुले होते हैं। ठीक है। दूसरा है दूध, एक H2O थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, H2O ऐसे लिखा जाता है H2O। ठीक है। दूसरा है दूध एक कोलाइड है, इसमें वसा और प्रोटीन के कण पानी में निलंबित रहते हैं लेकिन नंगी आंखों से नहीं दिखते। ठीक है। सी आपका विलयन स्थिर है या निलंबन अस्थिर? तो विलयन में कण नीचे बैठते हैं जबकि निलंबन में कण थोड़ी देर पर नीचे बैठते हैं। ठीक है। इस तरह से प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 24। गीले कपड़े में लपेटी गई पानी की बोतल को चलते पंखे के नीचे रखा जाता है। कुछ समय बाद बोतल के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। इसमें शामिल प्रक्रिया वैसा ही है जैसे मिट्टी के घड़ों और कूलरों में ठंडा करने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन इसका, मिट्टी के घड़ों में पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? और बी है आर्द्र दिनों में कूलर प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं करता? और सी और डी में से कोई एक आपको जो अच्छे से आता है वो करेंगे। तो सी है इसमें क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाली किन्हीं दो कारकों की सूची बनाएं। और डी है पदार्थ के कणों के किन्हीं दो अभिलक्षणिक गुणों का उल्लेख करें। ठीक है। अब चलते हैं इसके उत्तर पर। बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 का ए, मिट्टी के घड़ों में पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। और सेकंड है आपका बी, आर्द्र दिनों में कूलर प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं करता? तो उत्तर है क्योंकि हवा में नमी आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है। और सी है आपका क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाली किन्हीं दो कारकों की सूची बनाएं। तो पहला है सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, दूसरा है तापमान में वृद्धि करना और तीसरा हवा की गति में वृद्धि करना। इस तरह से आपका सी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं डी पर। डी है आपका पदार्थों के कणों के किन्हीं दो अभिलक्षणिक गुणों का उल्लेख करें। तो उत्तर है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और तीसरा है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। इस तरह से प्रश्न नंबर 24 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए बच्चों प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 से आपका ए और बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ए में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर कोई 5 अभिधारणाएं बताएं। और बी में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है। इन पाँचों का आंसर करना। अगर ए आता तो आप ए करेंगे, बी आता तो बी करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं। तो बच्चों आगे हम इसके प्रश्न नंबर 25 पर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 5 अभिधारणाएं। तो उत्तर चलते हैं, सभी द्रव्य परमाणु से बने हैं, दूसरा परमाणु अविभाज्य कण है, और तीसरा एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं, और फोर्थ है भिन्न तत्वों से परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण भिन्न होते हैं, और पांचवा है परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। ठीक है। ये हो गया 25 का ए आपका। अब चलते हैं 25 के बी में, जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है इसका उत्तर। चलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। ठीक है। अणु, दो या अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। थर्ड है आपका बहु परमाणुक आयन, परमाणुओं का समूह जिस पर कोई आवेश नेट चार्ज हो। फोर्थ है संयोजकता, किसी तत्व को संयोजन क्षमता कंबाइनिंग कैपेसिटी। और फिफ्थ है आपका स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान को एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गए हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 है, एक कार 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक त्वरित होती है, इसका त्वरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है आपका, एक वेग ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी या विस्थापन। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 है आपका, यदि किसी पिंड का संयोग दोगुना कर दिया जाए जबकि उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका वेग होता है। तो इसका वेग हो जाएगा 2 गुना। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आपका, जब कोई गेंद एक ऊंचाई से मुक्त पतन में गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है स्थिर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 30 पर,
प्रश्न नंबर 30 है आपका, जब तापमान बढ़ता है तो क्या हवा में ध्वनि की गति क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 31 पर। 31 है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्वनि तरंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। निम्नलिखित प्रश्न में से कथन में से अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए इसके अभिकथन और कारण दोनों को देखते हैं। अभिकथन है, किसी वस्तु का भार विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। और कारण है, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर और ए की सही व्याख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तभी इसको आप कर पाएंगे। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान से करिएगा। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, कई बार तो रिपीट भी आपके हो जाते हैं क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न 33 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और आर कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, प्राध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं और कारण है इसका, पराश्रव्य तरंगे अपनी कम तंग के कारण बहुत छोटे अवरोधों का पता लगा सकती हैं। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए और कारण आर दोनों सत्य है, आर और ए की सही व्याख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 33 कंप्लीट होता है आपका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 है आपका, उत्प्लावन बल की परिभाषा की दीजिए और इन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35 है, ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ए है आपका क्वेश्चन और ये बी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37, 34 से लेकर 37 तक अब हम आंसर करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 34 पर। प्रश्न नंबर 34 से, उत्प्लावन बल को परिभाषित कीजिए, किन कारणों पर निर्भर करता है। तो उत्तर है, जब किसी वस्तु की किसी तरल में डूबा जाता है तो वह तरल उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो कारक क्या है इसका, तरल का घनत्व, डूबी हुई वस्तु का आयतन। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 है आपका, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 1.3 मीटर है, इसके वेग की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, अब ये फॉर्मूला है आपका, वेलोसिटी इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ, तो इसका हो जाएगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू 256 गुने 1.3, आपका ये हो गया तरंगदैर्घ्य। इससे आंसर हो जाएगा आपको 3328 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अथवा इसका जो था बी पर, ध्वनि के बहुल तो इसमें है बच्चों बी, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 2 उपयोगों की सूची बनाए। तो उत्तर है, स्टेथोस्कोप डॉक्टरों का उपयोग, जिससे वो आपका हार्ट बीट चेक करते हैं। सेकंड है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, और थर्ड है सिनेमा हॉल की छतें, ताकि ध्वनि सब जगह पहुंचे। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 36 है आपका, एक समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है, हम इससे एक समान और असमान गति की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर है, ढलान स्लोप चाल स्पीड दर्शाती है, सीधी रेखा एक समान गति यूनिफॉर्म स्पीड है, और वक्र रेखा कर्व लाइन होती है असमान गति नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। तो प्रश्न नंबर 37 है आपका, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए, उसके 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जब उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार से के बराबर होता है। तो इसका अनुप्रयोग क्या है, जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन में इसका यूज करते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 37 कंप्लीट होता है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 38 पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी एक तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है। यदि वह अपने हाथों को पीछे खींचे बिना गेंद को अचानक रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथ की हथेली में चोट लग सकती है। गेंद पर लगाया गया बल उसे विराम में लाता है और गेंद को रोकने के समय को बढ़ाकर प्रभाव बल कम हो जाता है। ठीक है, इसके बेस पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए और बी तो आपको देना है, कंपलसरी है, और सी और डी में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 का। ठीक है,
हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 38 का ये है, संवेग को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P=mv। ठीक है, अब चलते हैं बी क्वेश्चन पर। गति के नियम का नाम बताइए जिससे इस स्थिति को दर्शाया गया। तो गति का दूसरा नियम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न सी पर। सी है आपका 0.5 kg द्रव्यमान की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक खिलाड़ी ने इसे 0.2 सेकंड में रोक देता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल औसत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपका मास दे दिया 0.5 kg, आपका ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया, आपका ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 0 है और टाइम है आपका 0.2 सेकंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपका जो फोर्स निकल कर आएगा ये आएगा आपका -25 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह विपरीत बल दर्शाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका सी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर डी पर। डी है आपका 3 kg द्रव्यमान का पिंड 4 मीटर पर सेकंड वेग के गतिमान है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो P= होता है mv। तो सीधा है आपका 3 × 4 हो जाएगा, वो 12 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 39 पर। ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन वहाँ भी करेंगे लेंगे। ठीक है, ए में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं, और अथवा में भी दिए गए हैं। इसमें से बी में से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 39 को। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 39 पर। ए का फर्स्ट है, जूल को परिभाषित कीजिए। 1 जूल को, तो उत्तर 1 जूल का बल किसी एक वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न 2 है बच्चों आपका, किसी वस्तु की गतिक ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो उत्तर है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूरी आएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चली जाती है और कन्वर्ट हो जाती है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ है आपका, शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। तो उत्तर है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मात्रक कहते हैं इसको वाट। ठीक है, फिफ्थ है कार्य करने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। तो उत्तर है वस्तु पर बल लगना चाहिए, और दूसरा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चंस पे। बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 20 kg का थैला जमीन से उठाता है और इसे अपने सिर पर रखता है। तो उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर है, थैले पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला W=mgh। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 392 जूल। यदि ग्राम में है तो 10 लेंगे, और नहीं तो फिर 400 जूल लेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बच्चों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारणों पर निर्भर करती है। तो उत्तर है वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग, m और v। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन 3 20 kg द्रव्यमान की वस्तु को धरती से 15 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इसमें दे दिया है आपको ग्राम इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा P=mgh। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2940 जूल। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया सविता चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, अपने दोस्तों में शेयर करना होगा। तो हम ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।